हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी थर्ड सीजल के तीनों शिफ्ट को पेपर को एनालाइज करने जा रहे हैं। कहाँ से प्रश्न आए इसके ऊपर बात करेंगे और किस तरह के प्रश्न पूछे गए जो अब भी जो ट्रेडिशनल वे में जो आप पढ़ते आ रहे हो वो कहाँ तक पढ़ना सही रहेगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। और किस सेगमेंट से यानी जनरल स्टडीज़ का पर कितना अटेम्प्ट लेना बहुत आसानी से और यानी अच्छा अटेम्प्ट क्या कहलाएगा ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जानता हूँ बहुत लेट हो गया हूँ पर क्या कर सकता हूँ। पर हाँ, अब बात करेंगे अच्छे से। हम लोग बात करेंगे कि बिहार एसएससी थर्ड सीजल के प्रीलिम्स एग्जाम के किस तरह के पेपर थे। तो यहाँ पर देखें तो ये 3 सेगमेंट के पेपर रखे गए थे, सामान्य विज्ञान और गणित और भारतीय समसामयिक घटनाक्रम और जनरल नॉलेज से प्रश्न और रीजनिंग से प्रश्न। ये 3 सेगमेंट थे और तीनों सेगमेंट से आप पेपर देखे जाएँ तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस की। तो लगभग जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस के पेपर तीनों शिफ्ट में देखें तो एक जैसे थे, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए, एक ही तरह के प्रश्न पूछे गए। ज़्यादातर कोशिश ये किया गया कि तीनों पेपर सिमिलर रखा जाए। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस थे पर यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो लगभग यहाँ से जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस से प्रश्न लगभग 69 प्रश्न के आसपास पूछे गए। किसी शिफ्ट में 70 के आसपास थे, तो यानी 69-70 के आसपास। अब एक शिफ्ट में शायद 71 के आसपास थे। तो ये तीनों इसी तरह से प्रश्न पूछे गए। एग्जैक्ट काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि सारे प्रश्न इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं बता सकता। पर जो चल रहे थे बातें, जो कुछ मैंने काउंट किया था उसके हिसाब से बात करें तो जनरल स्टडीज से जो 75 प्रश्न पूछने जाने थे 75 प्रश्न ना पूछे गए। लगभग 70 के आसपास प्रश्न जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से पूछे गए तीनों ही शिफ्ट में। और अप्रॉक्स बात करें जनरल साइंस की, सबसे पहले बात करें तो जनरल साइंस के बहुत ही ज़्यादा कमाल की प्रश्न थे। आपने यदि लुसेंट पढ़ कर गए हो, आप एसपीडी पढ़ कर गए हो तो आप बहुत ही मुश्किल में पढ़ने वाले हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तुक्का लगाने के अलावा। हाँ, कुछ क्वेश्चन थे जो आप लुसेंट और जनरल स्पीडी से आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे, पर जनरल साइंस के प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के थे। आप यहाँ पर 15 क्वेश्चन भी सही से अटेम्प्ट कर पाओ ना, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अटेम्प्ट आपका रहेगा। 15 क्वेश्चन जनरल साइंस की। हाँ, जनरल नॉलेज की बात करें तो ये इजी सेगमेंट था, पर कुछ क्वेश्चन थे, ज़्यादातर इजी ही थे। कुछ क्वेश्चन थे जो टफ थे, तो ज़्यादा प्रश्न ऐसे नहीं थे कि जो टफ थे। करंट अफेयर पूछे गए, फेमस करंट अफेयर पूछे गए। एक भी ऐसा नहीं था कि जो आपको पता ना हो, आप जानते हो बस। हाँ, आप एग्जाम हॉल में प्रेशर की वजह से कंफ्यूज करके गलत करके आ गए, वो अलग बात है। नहीं तो आसान प्रश्न थे। हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए, आसान थे। फिर यहाँ पर थोड़े बहुत आपको जो अच्छे लेवल के प्रश्न थे, तो इकोनॉमिक्स से जो प्रश्न पूछे गए 3 से 4 ये भी आसान थे, कोई ज़्यादा टफ नहीं। 5 ईयर प्लान से पूछे गए, तो यहाँ पर भी कोई मुश्किल काम लोगों को लगा नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट ये 5 ईयर प्लान बहुत आसानी से करके जाते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे करंट अफेयर सेगमेंट हो या फिर इसके बाद ज्योग्राफी से प्रश्न। ज्योग्राफी से भी प्रश्न थे, पर यहाँ पर भी जो भी पूछे गए प्रोडक्शन यानी इकोनॉमिक सेगमेंट क्या इकोनॉमिक सर्वे की बात कर सकते, पर हाँ ज्योग्राफी में ही आ जाता है। तो वहाँ पर टॉप प्रोडक्शन चाहे मिल्क हो गए, चाहे किसी वेजिटेबल के हो गए, इस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो ये भी आसान थे जो हमेशा लोग करके जाते हैं। तो यहाँ पर जनरल स्टडीज़ के जनरल नॉलेज जनरल स्टडीज़ के पेपर एक तरह से आप यहाँ पर चाहते तो 40 प्रश्न के आसपास बहुत ही आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे। हाँ, 40 से ज़्यादा अटेम्प्ट ले पाना, यहाँ पर थोड़े बहुत प्रश्न अच्छे लेवल के थे, पर कुछ लोगों ने रिस्क लेकर आराम से यहाँ पर 40 से 45 अटेम्प्ट लिया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट से बात किया, वहाँ पर उनके अटेम्प्ट 130-135 के आसपास आसानी से उनका अटेम्प्ट गया। कुछ लोग हैं जो 105, 106, 7 के आसपास है, पर यहाँ पर 40-45 के आसपास अटेम्प्ट जनरल नॉलेज से आसानी से लिए जा सकते थे। और जनरल साइंस से कितने अटेम्प्ट? 15 क्वेश्चन के अटेम्प्ट आसानी से किए जा सकते थे। बाकी क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। और पर यहाँ पर एक चीज़ और थे, आपने बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर लगभग सारे शिफ्ट के पेपर आपने एक बार भी पढ़ के गए होंगे, तो कम से कम हर शिफ्ट में किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन के आसपास, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन के आसपास, यानी हर शिफ्ट में रिपीट किए गए थे। यानी आप टोटल पेपर यानी जितने भी बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए जनरल साइंस के जो अच्छे लेवल के प्रश्न थे, जो 2019 के या हाँ 2020 के सब इंस्पेक्टर नहीं 2019 के सब इंस्पेक्टर के प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम में पूछे गए थे, एक नॉमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, वो प्रश्न एज इट इज सेम ऑप्शन के साथ रखे गए थे। 2020 के सब इंस्पेक्टर के प्री एग्जाम के जो पेपर थे, प्री में सेकंड शिफ्ट की प्रश्न थे, नोकिंग
अफीम संधि के से रिलेटेड ये भी प्रश्न थे जो रिपीटेड थे। यानी बहुत सारे प्रश्न थे उस शिफ्ट में कि आपको बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर पूछेगा, और ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहा जो कम से कम बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर प्रीवियस ईयर समझकर कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम हॉल में पढ़ के गए ना, तो कम से कम 4 प्रश्न का तो आराम से फायदा हुआ, कोई नुकसान नहीं। आराम से जैसे ही ऑप्शन आए एज इट इज सीधे क्लिक करके आगे चले गए, वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो जनरल साइंस में भी कुछ प्रश्न बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर से एज इट उठाकर पूछ दिए गए, वो थोड़ा सा राहत की बात रहा। तो जहां पर लोग 15 से लेकर 18 के बीच में जनरल साइंस में अटेम्प्ट ले रखा है, 15 तो आसानी से किए जा सकते थे, 18 आपने किसी तरह से घींच करके पहुंचे होंगे, जो कुछ प्रीवियस ईयर में पढ़ रखा होगा वो आपके काम के आ गए। तो यहाँ पर एक तरह से हाँ, जो लोग प्रैक्टिस सेट के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रह रहे हैं, यानी प्रैक्टिस सेट जो इंडिया लोकल मार्केट में अवेलेबल है, उन प्रैक्टिस सेट का यहाँ पर इस एग्जाम में रेलेवेंट एकदम लगभग ना के बराबर है। चाहे किसी भी प्रैक्टिस का ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मैं नहीं लगाता, ज़्यादातर मैं प्रीफर करता हूँ कि जितने भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया जा सके इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है या प्रीवियस ईयर के एग्जाम के एमसीक्यूज अवेलेबल है, उन एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेटर होता है किसी प्रैक्टिस सेट के लगाने से। क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो ऑथेंटिक, जो अच्छे लेवल के प्रैक्टिस सेट मार्केट में कुछ ही पब्लिकेशन है जो कम से कम काम करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर कॉपी पेस्ट एक ही प्रैक्टिस सेट को करते हैं। तो वहाँ पर प्रैक्टिस सेट से लगभग यहाँ पर लगभग किसी को कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। हाँ, अब ये रही बात जनरल नॉलेज और जनरल साइंस कंबाइंड करके बात करो तो लगभग आप आसानी से अप्रॉक्स 55 से लेकर 60 के बीच में आप आसानी से अटेम्प्ट पहुंच सकते थे। कम से कम 55 के आसपास ज़्यादातर कैंडिडेट के हैं, और जिन्होंने अच्छा प्रैक्टिस किया उनके 60 के आसपास आराम से, और जो बहुत ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट हैं उनके 65 के आसपास आसानी से उन्होंने किया। तो यहाँ पर कंपटीशन बहुत कांटे की है, एक जैसा स्कोर वाले कैंडिडेट भरे पड़े हैं यहाँ पर भी। यानी बहुत माइनर स्कोर नंबर के ऊपर आप बाहर हो सकते हैं। यहाँ पर आपके स्कोर अच्छे खासे हैं पर कुछ पॉइंट की वजह से आप बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 5 टाइम्स ही रिजल्ट कॉल किए जाएंगे सेकेंड मेंस एग्जाम के लिए। तो बहुत कांटे की टक्कर है आपको मेंस एग्जाम में, तीनों शिफ्ट का पेपर देखकर ये लग रहा है। ठीक है, अब आते हैं मैथ रीजनिंग का। मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ से एक तरह से कह सकते हो कि कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं थे और ना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं थे। आप चाहते आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती, और यदि आपने प्रैक्टिस अच्छे से मैथ में कर रखे तो ज़्यादातर अर्थमेटिक थे, और ज़्यादातर बस 2 लाइन के कैलकुलेशन में सारे प्रश्न सॉल्व होने वाले थे। वैसा प्रश्न नहीं था जिसमें आपको कम से कम 5 से 6 मिनट लगने वाले थे। मैथ में तो नहीं थे, रीजनिंग में थे, वो अलग बात है। रीजनिंग के थोड़े बहुत कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न जिसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग थे, पर यदि आपने उसके पैटर्न, किस पैटर्न के ऊपर बेस है, आप पकड़ लिए तो लगभग 2 से 3 मिनट लगा होगा, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते थे। पर रीजनिंग भी अच्छे लेवल के थे, पर ज्यादा उतना टफ नहीं था जितना कहा जा सके। पर मैथ के सेगमेंट मैं कहूंगा मेरे हिसाब से तीनों शिफ्ट के देखा जाए तो एक तरह से 2-3 क्वेश्चन के इग्नोर कर दें, ज्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन के जो टाइम कंज्यूमिंग थे, ज्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे। ज्यादातर प्रश्न आप मैथ को बहुत आसानी से अटेम्प्ट ले सकते थे। तो यहाँ पर जिनका भी है, जितने भी मैथ आपके शिफ्ट में पूछे गए सारे अटेम्प्ट किया है ना, तो बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है। सारे जितने भी मैथ के प्रश्न पूछे गए, सारे ऑल मैथ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया, बहुत आसानी से लिए जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थे। मैथ का प्रश्न में आसानी से किए जा सकते, इजी सेगमेंट था, कोई ज़्यादा टफ सेगमेंट यहाँ पर नहीं थे। देन बात करें रीजनिंग का, रीजनिंग के प्रश्न में भी लगभग ज़्यादातर प्रश्न चाहे डायरेक्शन का हो, चाहे ब्लड रिलेशन का हो या फिगर काउंटिंग हो, सब बेसिक लेवल के थे। सिर्फ नज़र आते ही आप प्रश्न के, यदि आपने प्रैक्टिस कर रखा होगा, एग्जाम के आप देने जा रहे हैं बिहार एसएससीजीएल, कम से कम कुछ प्रैक्टिस किया ही होगा, तो जैसी प्रैक्टिस आपके सामने नजर आ रहे हैं रीजनिंग के, चाहे वो बिना सॉल्व किए हुए ही आप उन प्रश्न के आंसर दे सकते थे। यानी यहाँ पर भी एक तरह से इजी टू मॉडरेट लेवल के कुछ क्वेश्चन थे। यानी जितने भी रीजनिंग पूछे गए, यानी 50 नंबर के थे, 50 से ज़्यादा ही रीजनिंग पूछे गए, कम नहीं थे, 50 से ज़्यादा प्रश्न थे। इन सारे प्रश्न को देखें तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रश्न को अटेम्प्ट लिया जा सकता था, पर मेन इशू है टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम की वजह से जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना, वे लोग आसानी से 50 अटेम्प्ट लिया है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं 50 अटेम्प्ट करने वाले। रीजनिंग उतना टफ नहीं था, हाँ
मेन नीड ज़रूरत थी प्रैक्टिस की। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे भी नहीं किया, जैसे ब्लड रिलेशन के प्रश्न हो गए, या फिगर काउंटिंग के प्रश्न हो गए, या आपका कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हो गए, बस थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस किया है ना, बस प्रश्न को देखते ही किस पैटर्न के ऊपर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न बेस्ड है, ये सॉल्व हो सकते थे। जो ये क्या कोडिंग नंबर सिस्टम के, ये एक नंबर सीरीज के ये कोडिंग जिसमें चेंज कर दिए जाते हैं प्लस की जगह माइनस, ये भी चैप्टर देखें। सिर्फ आप एक बार देखें प्रश्न, वैसे ही आपको लगभग समझ में आ जाएंगे कि हाँ इसके क्या आंसर हो सकते थे। तो यहाँ पर एक तरह से रीजनिंग अच्छे लेवल के नहीं थे, ठीक ठाक लेवल के थे, आप आसानी से यहाँ पर मैक्सिमम अटेम्प्ट ले सकते थे। ओवरऑल हम बात करें रीजनिंग में तो आसानी से टाइम कंज्यूमिंग देख कर, क्योंकि 150 प्रश्न को 2 घंटा में सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल काम था, तो ये देखते हुए आपके कम से कम रीजनिंग में 40 अटेम्प्ट आपने किया है ना, तब जाकर बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, एक अच्छा अटेम्प्ट है, ठीक अटेम्प्ट है, 40 के आसपास आपने किया है। आपका क्या भगवान किस्मत साथ देते हैं तो आप अपने कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी की तो उम्मीद ना करें, जनरल कैटेगरी में अच्छे खासे कट ऑफ रहने जा रहे हैं। हाँ, आपके कैटेगरी में गैप अच्छे खासे रहेंगे, कैटेगरी में हाँ कुछ कैटेगरी में जैसे बीसी कैटेगरी में अच्छे कंपटीशन रहेंगे, जनरल के यूआर कैटेगरी में अच्छे कंपटीशन रहेंगे, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा बहुत कंपटीशन यहाँ पर भी मिलेगा, तो ईडब्ल्यूएस पे लगभग सिमिलर रहेंगे। ईबीसी में आप आते तो वहाँ थोड़ी सी राहत की आप बात मिलेगी कि वहाँ पर आपको कुछ राहत मिल जाए। 40 के आसपास आपका रीजनिंग अटेम्प्ट है, आसानी से काम बन जाएंगे। और मैथ में कम से कम 18 से लेकर 22 के बीच में, 20 के बीच में आपने अटेम्प्ट लिया ना, तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है। यानी टोटल यहाँ से बात करें तो 40, 20, 60 और रहें 65 यहाँ पर, यानी 60 यहाँ पर, यानी टोटल 120 के आसपास आपने अटेम्प्ट लिया है, तो आप बहुत हद तक सेफ हो। क्योंकि सारे कैंडिडेट 120 अटेम्प्ट नहीं ले सकते थे, कुछ कैंडिडेट 105 के आसपास भी रहे होंगे, कुछ कैंडिडेट 102-3 के आसपास भी रहे होंगे, तो ये 105, 102-3 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन जो पर्सटाइल स्कोर किए जाएंगे। और यहाँ पर आपका जो मेन किंग होने जा रहा है, शिफ्ट आपका मेन किंग होगा, शिफ्ट आपको यहाँ पर हीरो बना सकता है। आपके 105 अटेम्प्ट है, आपके शिफ्ट में किस तरह से लोगों का अटेम्प्ट रहा, ये बहुत मायने रखता है। और ज़रूरी कभी भी नहीं होता कि एक ही शिफ्ट में सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट बैठ जाए। कुछ शिफ्ट होते हैं जहाँ पर एक सारे के सारे बैठ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको फायदा नहीं होगा। वहाँ पर आप 105-100 के आसपास अटेम्प्ट लेकर आए हो तो कुछ नहीं होने जा रहा है। हाँ, उन शिफ्ट में आपने लेकर आप इस तरह के 100 के आसपास अटेम्प्ट लिया जहां पर लोगों का अटेम्प्ट लगभग ऑन ओवरऑल कम रहा हो। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जितने लोग से अभी तक बात किया, सभी का लगभग 130 के आसपास आसानी से लिए, 130 आसानी से फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। सेकंड शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट से जितने भी बात किए लगभग 115 से लेकर 125 के आसपास लगभग ज़्यादातर कैंडिडेट हैं सेकंड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट से अभी कोई बातचीत नहीं हुई तो एग्जैक्ट नहीं बता सकता, पर इतने के आसपास सेकंड शिफ्ट के भी हाल है। तो यानी दोनों शिफ्ट में ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ पर, एक फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पर ये रहा, तो उम्मीद कम ही लग रहे हैं कि कट ऑफ कम रहेंगे। पर हाँ, क्या रहेगा कट ऑफ एग्जैक्ट बता पाना भी मुश्किल है, पर लोगों का रिस्पांस जो है इसी तरह का रिस्पांस मिल रहा है। लोगों का रिस्पांस मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, लगभग इतना ही लोगों ने अटेम्प्ट लिया। और यहाँ पर आसानी से 120 क्वेश्चन तो बनाए जा सकते थे, जो मैंने आपको बता दिया कि 120 आसानी से बनाए जा सकते थे। 30 प्रश्न के ऊपर टाइम कंज्यूमिंग की वजह से, टाइम कंज्यूमिंग कहाँ, जो रीजनिंग सेगमेंट था, और कुछ मैथ के क्वेश्चन थे जो थोड़े से समय ले रहे थे। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप आसानी से कम समय में ही सॉल्व कर सकते थे मैथ के प्रश्न। पर रीजनिंग में कुछ ही कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 प्रश्न में ही आप थोड़े बहुत इधर उधर गए होंगे, और ज़्यादातर प्रश्न आपकी प्रैक्टिस है ना, आपको पता है कि किस पैटर्न के ऊपर बेस्ड होते हैं, वो पैटर्न सिर्फ फॉलो करके आप 2 मिनट के अंदर ही उन प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। 5 मिनट आपसे नहीं लगने वाले थे। रीजनिंग के ऐसा भी कोई भी प्रश्न नहीं था जिस पर आप 5 से 6 मिनट दें, ऐसा प्रश्न नहीं था कि जिसमें आपको इतना भी समय लग जाए। तो ओवरऑल हम बात करें, अच्छा पेपर था। जनरल साइंस को आप इग्नोर कर दें तो ज़्यादातर पेपर का लेवल ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था। जनरल साइंस ही कह सकते हो कि थोड़े से टफ लेवल के थे, बाकी सेगमेंट टफ, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। तो बाकी सेगमेंट ठीक था, ओवरऑल ठीक थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।